आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 25 नवंबर है आज, दिन है बुधवार और मैं अमन गुप्ता लेकर आ गया हूं शाम का खबरनामा दिन भर। तो चलिए बताते हैं किन खबरों पर होगी हमारी नजर। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि भारत उसके यहां आतंकवाद फैला रहा है। इसे लेकर भारत ने उसे एबटाबाद याद दिला दिया। लेकिन इस तरह की बातों से पाकिस्तान क्या साबित करना चाहता है? क्या इसके पीछे इमरान की अपनी राजनीति है? आज बिहार में विधानसभा का स्पीकर बीजेपी के विजय सिन्हा को चुन लिया गया। इससे बीजेपी को क्या सहूलियत हो जाएगी और इसके सहारे क्या समीकरण साधे हैं बीजेपी ने, जानेंगे। तमिलनाडु और पुदुचेरी में चक्रवाती तूफान निवार आज टकराने जा रहा है। इसे लेकर क्या तैयारियां हैं, सीधा पुदुचेरी से बताएंगे हमारी संवाददाता अक्षय नाथ। और जल्द ही ट्विटर वेरिफिकेशन फिर से चालू होने जा रहा है, लेकिन इसका क्या क्राइटेरिया होगा और वेरिफिकेशन में कौन से नए बदलाव किए जाने की ट्विटर योजना बना रहा है, इस पर भी बात होगी। लेकिन पहले हेडलाइन सुनिए प्रतीक वाघमारे से। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच आज बिहार विधानसभा को नया स्पीकर मिल गया है। एनडीए उम्मीदवार के रूप में उतरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय कुमार सिन्हा स्पीकर चुन लिए गए हैं। विजय सिन्हा के पक्ष में कुल 126 वोट पड़े। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने दावा किया है कि लालू यादव ने जेल से ही बीजेपी के एक विधायक को फोन कर उनके साथ आने का लालच दिया है। आज सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उनका देहांत हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही एटीसी में एफडीआई को भी मंजूरी दी गई है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6,000 करोड़ रुपए के निवेश को भी मंजूरी दी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज राज्य में नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। सभी शहरों और कस्बों में फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही 1 दिसंबर से मास्क न पहनने या सामाजिक दूरी का पालन न करने पर जुर्माना 2 गुना कर दिया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 44,376 नए मामले सामने आए। उधर दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,224 नए मामले सामने आए और 109 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ दिल्ली में लगातार 5वें दिन 100 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है अमन गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का झूठ बोलना कोई नई बात नहीं है और भारत से जुड़े झूठों की तो उसकी एक लंबी फहरिस्त है। अब मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में झूठ का डोजियर उसने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को सौंपा है। इसमें उसने आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान में आतंकियों को बढ़ावा दे रहा है। ठीक वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन इसका जवाब मिला उसे। भारत के यूएन में स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने पाकिस्तान को एबटाबाद की याद दिला दी। एबटाबाद वही जगह है जहां आतंकवादी संगठन अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन को मई 2011 में अमेरिकी सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। यानी एक तरह से आईना दिखा दिया कि कौन असल में आतंक का पनाहगार है। खैर, आतंक को लेकर तमाम वैश्विक कार्रवाइयों से बचने के लिए पाकिस्तान छटपटाया हुआ है और ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आतंकवाद के मसले पर उल्टा छींटा कशी करके दुनिया के सामने वो किस तरह का नैरेटिव तैयार करना चाह रहा है, यही पूछा मैंने इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से। अगर आप देखें कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से आतंकवाद का इस्तेमाल किया है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसका खुलासा भारत बार बार करते आ रहा है। न केवल मुंबई टेरर अटैक्स की बात करें तो वो अटैक हो, पुलवामा अटैक हो, उरी, पठानकोट, हर बार भारत ने जब इंटरनेशनल कम्युनिटी को
पाकिस्तान के बारे में बताने की कोशिश की, तो ठोस सबूत के साथ की। और इसीलिए एज अ रिस्पॉन्स टू इंडिया पाकिस्तान का ये प्लान है कि अब भारत को भी कॉर्नर किया जाए, क्योंकि उनके पास एक आध ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो वो भारत पर डालना चाहते हैं। लेकिन जितने भी डिप्लोमैट जो यूनाइटेड नेशंस मतलब न्यूयॉर्क में है या फिर यहाँ पाकिस्तान में या दिल्ली में, जिनसे भी ये लोग बात कर रहे हैं, वो डिप्लोमैट यही कहते हैं कि भारत के अगेंस्ट एविडेंस, जिस तौर पे वो एविडेंस दे रहे, वो एविडेंस ठोस नहीं है। तो पाकिस्तान एक डॉक्यूमेंट तो तैयार कर लिया पाकिस्तान ने और यूनाइटेड नेशंस को वो प्रेजेंट भी कर दिया है, सबमिट कर दिया है। लेकिन जैसे हमारे राजदूत वहां पे हमारे जो राजदूत है उन्होंने वहां पे जो बोला और क्वेश्चन किया पाकिस्तान को, वो दिखाता है कि पाकिस्तान किस हद तक आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ है और आतंकवाद का इस्तेमाल करता है। अच्छा गीता, क्या इस कदम से इमरान अपनी सियासी राजनीति चमकाने में लगे हैं? क्योंकि देखा जा रहा है लगातार विपक्ष उन पर हमलावर है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे हमने कहा डाइवर्जनरी टैक्टिक है। अगर ये डाइवर्जनरी टैक्टिक इंटरनेशनली है कि पाकिस्तान के ऊपर जो FATF का नजर बना हुआ है उससे हट जाए, तो डोमेस्टिकली भी ये डाइवर्जनरी टैक्टिक ही है। जब लोग ये सवाल पूछने लगते हैं कि इमरान खान की सरकार ने क्या किया, इकोनॉमी में क्या हुआ, कोविड का क्या किस तरीके से हैंडल किया इमरान खान ने, तो इन सब चीजों के जवाब में इमरान खान के पास कुछ दिखाने को नहीं है। तो डाइवर्जनरी टैक्टिक के तौर पर वो क्या यूज कर रहे हैं, भारत को एक नेशनलिस्टिक एजेंडा बन गया है इमरान खान। और ये ना भूले, इमरान खान कहीं ना कहीं पपेट सरकार है वहां के एस्टैब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आर्मी वहां पे जो चाहती है वही होता है। अभी आर्मी के एजेंडा में है कि भारत को घेरा जाए और घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक नाकामयाब कोशिश हुई है। अच्छा गीता, एक और आखिरी सवाल ये करेंगे कि पाकिस्तान के एजेंडे में भारत ही सबसे ऊपर क्यों रहता है? इससे उसे किस तरह का फायदा होता है? ये कहना एकदम एक्यूरेट नहीं होगा कि पाकिस्तान अपने बाकी जो नेबरिंग नेशंस हैं उन पर ऐसे पॉइंटेड अटैक्स नहीं करता है, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान के रिश्ते अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे नहीं है और ना ही ईरान के साथ ज्यादा कुछ खास है, क्योंकि हर देश को पाकिस्तान के साथ एक ही कंप्लेन है, वो है आतंकवाद का। अफगानिस्तान भारत की तरह पाकिस्तान के हाथों जो टेररिज्म है उसका विक्टिम रह चुका है। और जैसे भारत विक्टिम है, वैसे ही अफगानिस्तान में जितने भी अटैक्स होते हैं वो आस-पास रीजन से आते हैं। वो सारे आतंकवादी, वो कौन सा रीजन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कटा हुआ जो रीजन है जहाँ पे पाकिस्तान सपोर्ट देता है। तो ये सारे देश काफी नाखुश है पाकिस्तान के साथ, लेकिन इनके खुश या नाखुश होने से पाकिस्तान को कोई एजेंडा में कोई ज्यादा मुनाफा नहीं होता। पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडा को लेकर या अफगानिस्तान एजेंडा को लेकर जितना मुनाफा पाकिस्तान को हुआ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से जितना पैसा उनके पास आया है, उसको अगर आप देखें तो इसलिए समझ आता है कि क्यों पाकिस्तानी आर्मी जो सबसे अमीर है, उनका पर्सनल वेल्थ जो है वहाँ के आर्मी जनरल्स का, वो कोई भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से कहीं ज्यादा है। और वो ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पैसा आता है, उन्होंने इतना पैसा बनाया है, करप्शन ही सही लेकिन पैसा बहुत बनाया है। और कश्मीर, भारत, अफगानिस्तान ये उनके एजेंडा में है, क्योंकि इससे उनके पैसे बनते हैं। ये थी इंडिया टुडे में नेशनल अफेयर्स एडिटर गीता मोहन। बिहार में 51 साल यानी 1969 के बाद स्पीकर पद के लिए आज चुनाव हुआ। इस चुनाव के दौरान विधानसभा में महागठबंधन की जमकर मोर्चेबंदी देखने को मिली, लेकिन सारा खेल उस वक्त बिगड़ गया जब ऐन मौके पर जेडीयू ने व्हिप जारी कर दिया और राज्य में पहली बार स्पीकर की कुर्सी भाजपा को मिल गई। विजय कुमार सिन्हा स्पीकर चुन लिए गए। लखीसराय से लगातार तीसरी बार विधायकी जीते हैं विजय सिन्हा। उनके पक्ष में 126 वोट पड़े और विपक्ष में पड़े 114। हालांकि इस चुनाव से पहले जमकर उठापटक भी देखने को मिली। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पटना से करीब 350 किलोमीटर दूर रांची में चारा घोटाले की सजा काट रहे लालू प्रसाद ने भाजपा विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। उनका एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बीजेपी विधायक ललन पासवान को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। खैर, अब विजय सिन्हा विधानसभा में स्पीकर बन गए हैं, तो इससे बीजेपी के लिए क्या बदल जाएगा, यही पूछा मैंने पटना में आज तक रेडियो के संवाददाता सुजीत कुमार झा से।
देखिए, इस चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत कुछ बदला है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन ताकत उसकी काफी बढ़ी है पहली बार। तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष का होना पार्टी के लिए, उसके विधायकों को और एकजुट रखने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए बेहद जरूरी होता है। यही आपने देखा होगा कि जब जेडीयू एनडीए की सरकार 2005 से है और जेडीयू बड़ी पार्टी हुआ करती थी, तो अक्सर जो विधानसभा अध्यक्ष होता था वो जेडीयू का हुआ करता था। लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी के सीट ज्यादा हैं, 74 सीट है, तो विधानसभा अध्यक्ष होना उनका लाजमी है। दूसरा ये है कि एक प्रभाव होता है 74। आप देखिए, आपके विरोधी जो है उसमें आरजेडी के पास 75 सीटें हैं और बीजेपी के पास 74 हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। और चूंकि सत्ता पक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ बीजेपी को होगा और सत्ताधारी दल यानी कि एनडीए को होता है। अच्छा सुजीत, सरकार बन गई है और स्पीकर के पद पर हम देख रहे हैं एक भूमिहार जाति के व्यक्ति यानी विजय सिन्हा को बैठाया गया है। क्या इसमें भी कोई जातिगत कवायद देखते हैं आप बीजेपी की? देखिए, पूरी राजनीति जो होती है वो जातिगत आधारित ही होती है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए। बार बार राजनीतिक दल इस बात को नकारते हैं, कहते हैं कि जात पात नहीं है, लेकिन समीकरण वही तय किया जाता है। चाहे वो टिकट का बंटवारा हो, टिकट के बंटवारे में भी जाति का ध्यान रखा जाता है, जिसका जहां पर ज्यादा प्रभाव है उसको टिकट दिया जाता है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से जब 2 उप मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया, उसमें एक पिछड़ी जाति के और एक अति पिछड़ी जाति के हैं, तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है, एक अगड़े जाति को देने की बात हुई। हालांकि पहले इसमें एक वरिष्ठ बीजेपी के जो मंत्री हुआ करते थे, हालांकि आगे भी बन सकते हैं, नंद किशोर यादव का नाम आया, लेकिन तीनों फिर पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के हो जाते हैं। इसलिए इस समीकरण को साधने के लिए अगड़ी जाति की तरफ से भूमिहार जाति से एक बनाया गया है, क्योंकि कोर बैंक हम कह सकते हैं कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो अगड़ी जाति है और वो अगड़ी जाति को नाराज नहीं करना चाहती है। अगड़ी जाति भी उसी में देखती है, या कोई भी जाति हो, वो देखती है कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व सरकार में कितना मिला जी, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। अच्छा सुजीत, बड़ा हंगामा हुआ आज सदन में। विपक्ष के विधायक नीतीश की उपस्थिति को लेकर सवाल उठाते रहे। क्या सदन में उनका होना ठीक नहीं था? आप कैसे देखते हैं इसे? सदन के अंदर जो कुछ भी हुआ हंगामा, खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं, तो ऐसे में जो विपक्ष था उसका कहना था कि वो विधानसभा के सदस्य नहीं है, इसलिए वो सदन में नहीं रह सकते हैं। जबकि ये परंपरा चली आ रही है। आप देखिए, पहले श्रीमती राबड़ी देवी भी जब मुख्यमंत्री बनी, उस समय वो विधान परिषद की सदस्य थी और लगातार उपस्थित भी रहती थी तमाम कार्रवाई के दौरान। और चूंकि नीतीश कुमार सदन के नेता भी हैं, तो ऐसे में उस पर आपत्ति उठाना को लेकर विपक्ष जिस तरह से हंगामे कर रहा था, वो तमाम बातें और फिर ये फोन कॉल्स, रिकॉर्डिंग और प्रलोभन देना कि मंत्री बना देंगे, ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं। ये थे पटना में आज तक रेडियो के संवाददाता सुजीत झा। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अगली खबर पर बढ़ें उससे पहले आपको बता देते हैं पॉडकास्ट के बारे में। तो हमारे साथी नितिन ठाकुर ने इंडिया टुडे के सीनियर असिस्टेंट एडिटर प्रभाष दत्ता से बात की है दिल्ली के प्रदूषण को लेकर। लेकिन प्रदूषण बढ़ने की ये बात बढ़ते हुए ट्रैफिक, सरकारी कोशिशों की नाकामी और लापरवाही पर नहीं है, कुछ और भी बदला है। क्या बदला है ये जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा ये पॉडकास्ट आपको कहाँ मिलेगा ये आपको पता है, हमारे वेब पेज पर, और वेब पेज का पता है aajtak.in/podcast। पहले चक्रवाती तूफान कभी कभी और अक्सर गर्मियों में आते थे,
लेकिन क्लाइमेट चेंज होने और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से ये हर साल और सर्दियों में भी आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों के दिन अब कम होते जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से सटे तमिलनाडु और पुदुचेरी के समुद्री तटों से आज चक्रवाती तूफान निवार टकराने की चेतावनी है। इस दौरान 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी भी दी है और रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु में तूफान निवार के बढ़ते खतरे को देखते हुए 7 जिलों में बस सेवा बंद कर दी गई है। सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा हुई है। लोगों से घरों से बाहर न निकलने और सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। रेलवे ने भी आज 2 ट्रेनों को इन रूट्स पर कैंसिल कर दिया है। 3 ट्रेनें कल कैंसिल रहने वाली हैं। हमारी संवाददाता अक्षया नाथ निवार से जुड़ी अपडेट के लिए ग्राउंड पर हैं। इस वक्त वे पुदुचेरी में हैं। मैंने उनसे बात की और पूछा कि अभी वहाँ क्या हालात हैं। अमन, मैं अभी पुदुचेरी में हूँ और यहाँ पे तेजी बारिश और बहुत ही तेजी हवा हो रही है और यहाँ पे पुदुचेरी की गवर्नमेंट सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट कर दिया है। उससे मतलब है कि यहाँ पे लोगों को बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगभग आज रात या 26 नवंबर की सुबह तक साइक्लोन नायरा लैंडफॉल कर देगा। पर हमें ये भी याद रखना है कि अमन, जब ये साइक्लोन आ रहा है बे ऑफ बंगाल में से, बहुत ही स्लो स्पीड में वो आ रहा है। तो इसकी मतलब है कि इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और अभी के गवर्नमेंट, IMD और यहाँ के जो सरकार है, उनके मानना है कि जब लैंडफॉल करेगा ये साइक्लोन, उस टाइम को उनका स्पीड होगा 120 किलोमीटर पर आवर से लेके 140 किलोमीटर पर आवर तक। तो ये बहुत ही तेज साइक्लोन है और वेरी वेरी सीवियर साइक्लोन है। इसके पहले जो 2018 में साइक्लोन गजा आया था, उसका स्पीड था 136 किलोमीटर पर आवर। तो उससे भी ज्यादा स्पीड से या इंटेंसिटी से साइक्लोन नायरा आने वाला है अमन। अच्छा अक्षया, इंटेंसिटी की बात की आपने, कहा और बढ़ेगी। आमतौर पर हम देखते हैं कि टकराने के बाद इंटेंसिटी कम होती है, तो क्या कम होने के लिहाज से आपको कोई जानकारी मिली है? हाँ जरूर अमन, जब लैंडफॉल करेगा वो इंटेंसिटी कुछ देर तक होगा, लगभग 6 घंटे या 7 घंटे तक वो इंटेंसिटी होगा। पर एज लैंडफॉल के अंदर, इसके मतलब है जब वो साइक्लोन लैंड के तरफ एंटर हो जाएगा कम्प्लीटली, देन द इंटेंसिटी विल डिक्रीज। तो तब तक हमें बहुत ही ज्यादा अलर्ट में रहने पड़ेगा, क्योंकि जो पहले जो 6 आवर्स है या 7 आवर्स है, उस टाइम को ज्यादा इम्पैक्ट होगा। और वो आई ऑफ द स्टॉर्म जो बोलते हैं, सेंटर एपिसेंटर ऑफ द स्टॉर्म, वो क्रॉस करने तक बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पुदुचेरी और कडलोर और तमिलनाडु में हम देख सकते हैं कि महाबलीपुरम, चेन्नई, ये सारे जगह पे भी वहाँ के डिवास्टेशन बहुत ज्यादा होने के पॉसिबिलिटीज हैं। तो उसके लिए ही हम देख रहे हैं कि कई सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स दोनों गवर्नमेंट ले रहे हैं। और चेम्बरमबाकम जो लेक है, सबसे बड़ा लेक है चेन्नई का, वहां पे पानी भरने का बहुत इंटेंसिटी हाई हो रहा है। तो इसकी वजह से 1000 क्यूसेक का वाटर रिलीज हो रहा है। अगर आपको याद है 2015 में हमने देखा कि चेन्नई सिटी में बहुत ही बड़ा फ्लड हुआ था। वो फ्लड उस टाइम हुआ जब चेम्बरमबाकम लेक का डैम खुला था। तो अभी वो भी डर है लोगों के मन में, क्योंकि बारिश तेजी से हो रही है, हवा तेजी से हो रही है। तो वो हम देखना पड़ेगा कि क्या होगा, क्या हजर है ये साइक्लोन के। पर ये बिल्कुल साफ है कि इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप कि जो हवा यहाँ पे हो रहा है, आवाज सुन रहा होगा। जी अक्षय, पीछे हवा की आवाज़ आ रही है और हम सुन पा रहे हैं इसको। फिलहाल हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस स्तर पर बचाव कार्य पहुंचा है, कितने शिविर बने हैं और कितने लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है? हाँ अमन, अगर चेन्नई के बारे में देखें तो 129 रिलीफ कैंप्स अभी गवर्नमेंट ने किया हुआ है और वहाँ पे लगभग 330 लोगों को ऑलरेडी लोअर लाइंग एरिया से शिफ्ट किया गया है। उसके अलावा पुदुचेरी में 96 रिलीफ कैंप है और कारेकल जो दूसरा जगह है पुदुचेरी का जहाँ पे लैंडफॉल का पॉसिबिलिटीज है, वहाँ पे 80 रिलीफ कैंप दिया गया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू, हेल्थ डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट एक साथ जुड़ के काम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये देखना पड़ेगा कि जब इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन इंक्रीज होगा तब पता चलेगा कि
कौन सा जगह के लोगों को कहाँ डिस्प्लेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो पौंडीचेरी, अगर आपको पता है कि इट्स अ सी साइड एरिया है, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि लहरें की हाइट भी बढ़ रहा है, लगभग 6 to 7 फीट तक था शाम तक। और रात को वो जब ये साइक्लोन और ज्यादा इनटू द सिटी होगा, उस टाइम को लहरें की हाइट 10 फीट या 11 फीट तक जा सकता है। तो उसका मतलब है जो फिशिंग हैमलेट है उस जगह पे, वो सारे हाउसेज या हट, हैमलेट, बोट, वो सारी चीजें बहुत ही बैड तरीके से हिट होगा। इसलिए बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स उस रास्ते में कर रहे हैं। एनडीआरएफ टीम वहाँ पे स्टैंड बाय में है। तो ऐसे 2 टीम लगा गया है पुडुचेरी में, और कडलूर में 1 टीम, मदुरई में 1 टीम, और चेन्नई सिटी में 12 टीम स्टैंड बाय में है। तो ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स अभी गवर्नमेंट ने लिया है। ये थी पुदुचेरी से आज तक रेडियो की संवाददाता अक्षया नाथ। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर 2021 की शुरुआत के साथ वेरिफिकेशन प्रोग्राम फिर से शुरू करने जा रही है। अब तक 3 साल से ये बंद था। हालांकि ट्विटर पिछले 3 साल से खुद ही पब्लिक अकाउंट को वेरीफाई कर रहा था, लेकिन आम पब्लिक की ब्लू टिक की रिक्वेस्ट को उसने होल्ड कर रखा था। अगले साल इस वेरिफिकेशन प्रोग्राम के तहत ट्विटर के एक्टिव और ऑथेंटिक यूजर्स को ब्लू वेरीफाइड बैज मिल सकते हैं। शुरुआत करने से पहले फिलहाल कंपनी वेरिफिकेशन को लेकर पब्लिक फीडबैक ले रही है। आखिरी तारीख है 8 दिसंबर। तो अगर आप भी अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो #वेरिफिकेशन फीडबैक के जरिए दे सकते हैं। हमारे टेक एक्सपर्ट मुंजर अहमद से मैंने इस मसले पर बात की और पूछा कि ट्विटर ने ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए इस बार क्या क्राइटेरिया तय किया है। तो अब कंपनी ने पब्लिक फीडबैक लेने शुरू किए और एक ड्राफ्ट जारी किया है जो कि फाइनल नहीं है, और आने वाले समय में जब पब्लिक फीडबैक पूरा कर लिया जाएगा तो इसके बाद इसका फाइनल गाइडलाइन आएगा। लेकिन इससे पहले कुछ चीजें कंपनी ने बताई हैं कि किनके प्रोफाइल को वेरीफाई किया जा सकता है। तो 6 तरीके के अकाउंट्स बताए हैं ट्विटर ने, जिसमें सरकार के अकाउंट होंगे, गवर्नमेंट के की पीपल जो होंगे, कंपनियों के अकाउंट होंगे, ब्रांड्स या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, एक्टिविस्ट के हो सकेंगे, ऑर्गेनाइजर्स, और दूसरे इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल होंगे, उनके ट्विटर अकाउंट वेरीफाई किए जा सकेंगे। अब इसमें भी कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे कि 2 चीजों को कंपनी ने यहाँ मेंशन किया है, एक नोटेबल और दूसरा एक्टिव। तो ये नोटेबल और एक्टिव जो प्रोफाइल होंगे उन्हें वेरीफाई किया जा सकेगा। नोटेबल का मतलब कंपनी ने ये बताया है कि सरकार के, यानी पूरे सरकार के में जितने लोग हैं उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, उनमें कुछ लोग जो की पीपल होंगे उनका वेरीफाई होगा। और ब्रांड्स की बात करें, कंपनियों की बात करें, तो उनके लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया है कि उनका पब्लिक प्रेजेंस होना चाहिए, विकिपीडिया पे पेज होना चाहिए, प्रोफाइल होना चाहिए उनका, और फीचर्ड होने चाहिए। न्यूज की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका सभी का प्रोफाइल वेरीफाई नहीं किया जाएगा, बल्कि जो क्राइटेरिया कंपनी ने रखा है उसमें यह है कि सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट प्रेस स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट जो वेरीफाइड उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होंगे, जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनके जर्नलिस्ट का अकाउंट वेरीफाई किया जा सकेगा। और अगर इंडिपेंडेंट जो वेरीफाई करवाना चाहते हैं कोई जर्नलिस्ट है तो उनके लिए आर्टिकल्स वगैरह हैं, दूसरे ऐसे पब्लिकेशन में फीचर्ड होने चाहिए जो कि वेल नोन है, इसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह की चीजें बताई हैं। मुंजर, क्या वेरिफिकेशन से जुड़े कोई और भी फीचर्स पर काम हो रहा है? ट्विटर ने इस बारे में कोई जानकारी दी है? हाँ, ट्विटर ने ये भी कहा है कि सिर्फ ब्लू टिक ही ऑथेंटिसिटी का पैमाना नहीं होगा, इसके अलावा भी कुछ चीजों पर काम किए जा रहे हैं। हाल ही में कंपनी ने लेबल देना शुरू किया है, जैसे किसी सरकार की न्यूज एजेंसी होती है या फिर कोई सरकार का अकाउंट होता है तो उस पे लेबल देना शुरू किया है कि ये सरकार के अकाउंट है या फिर ये सरकार की न्यूज एजेंसी है। तो उसी तरीके से इंडिविजुअल का भी प्रोफाइल उसी तरह से ऑथेंटिसिटी के लिए कंपनी शुरू करेगी लेबल देना, तो उसको थोड़ा ज्यादा बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। अभी उतना वाइड नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब ब्लू टिक का नया वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होगा तो उसमें एक और चीज ऐड की जाएगी ब्लू टिक के साथ, वो होगा लेबल दिया जाना
अभी कंपनी की तरफ से ये ट्वीट करके बताया गया है कि लेबल वाली चीज 1-2 हफ्ते में फिर से शेयर की जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि ब्लू टिक के अलावा और कौन सी चीजें किसी के ऑथेंटिक प्रोफाइल में दिए जाएंगे। अच्छा मुंजिर, ट्विटर को प्रोफाइल वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजने की प्रोसेस क्या है? क्या उसमें कोई चेंज हुआ है? प्रोसेस अभी अकाउंट का प्रोसेस पिछली बार जब 2017 से पहले था कि एक लिंक था, उसे क्लिक करने के बाद 5-6 सवाल पूछे जाते थे और अपनी डिटेल्स देनी होती थी और आप कहाँ फीचर हो चुके हैं पहले, आप न्यूज में कब बने रहे, आपको लोग कैसे जानते हैं और आप कितना पॉपुलर हैं, ऑथेंटिक हैं, ये सारी जानकारियां फिल करनी होती थी। तो अभी कंपनी ने ये नहीं बताया है कि वो प्रोसेस क्या होगा, उसे भी बदला जाएगा या नहीं। अभी सिर्फ इतना बताया गया है कि 2021 की शुरुआत से इसे शुरू कर दिया जाएगा पब्लिक वेरिफिकेशन और आने वाले कुछ हफ्तों में इसके बारे में और डिटेल्स कंपनी शेयर करेगी। ये थे आज तक रेडियो में टेक की खबरों पर नजर रखने वाले पत्रकार मुंजिर अहमद। और आज दिन भर में बस इतना ही। इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। कार्यक्रम से जुड़ा आपका अगर कोई फीडबैक है तो आप हमें radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं। आपके सुझावों, आपके शिकायतों पर हम गौर करते हैं। आपके हर ईमेल को हम ध्यान से पढ़ते हैं। अगर सोशल मीडिया पर आप हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें आज तक रेडियो डालकर सर्च कीजिए। हम आपको ट्विटर पर मिलेंगे, फेसबुक पर मिलेंगे, इंस्टाग्राम पर भी मिलेंगे, यहाँ तक कि टेलीग्राम पर भी मिलेंगे। वहाँ हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। हर पॉडकास्ट की लिंक आती है, सुनने में सहूलियत होगी। ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म का अगर आप इस्तेमाल करते हैं ऑडियो प्रोग्राम सुनने के लिए तो वहाँ पर भी हमसे जुड़ जाइए। हमारे प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको समय से अपडेट मिलता रहेगा। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।